Assalamu alaikum everybody, I'm Samia Zahid, a Chemicalian from Batch 26 and a founding member of Team Stat. मैंने अपना MCAT 2021 में दिया था, मैं एक फ्रेशर हूँ. I managed to secure 1078 marks in metric, 1096 in FSC and 181 marks out of 210 in NT test. मैंने अपनी NT test की तैयारी स्टेप से की थी. So in this video I'll share my experience with you guys, answer a bunch of your queries और उसके अलावा I'll share some tips and hacks with you guys. So without wasting any time, let's further jump into the video. अच्छा, तो starting with my own experience, जो MCAT होता है वो हर एस्पिरेंट के लिए इक्वली डिफ़िकल्ट होता है. इवन जो ब्राइटर स्टूडेंट्स होते हैं और इवन दो स्टूडेंट्स जो इतने स्टडियस नहीं होते, दे हैव टू फेस द सेम डिफ़िकल्टीज. अब ऐसा होता है कि इट वॉज अ टफ कॉल फॉर मी एज वेल. इनिशियली 2-3 वीक्स में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ एम आई सपोज टू स्टडी, बिकॉज जब आप FSC में और मैट्रिक में पढ़ते हैं तो वो इंटायरली एक डिफरेंट वे ऑफ स्टडी होता है. लेकिन वेन एवर यू स्टेप इन टू द एरा ऑफ MCAT तो 180 डिग्री का शिफ्ट होता है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. So according to me, the ultimate key to survival is how quickly you adapt to this circumstances. जितना जल्दी आप चीज़ों को समझ लेंगे उतना आसान होता जाएगा आपके लिए. तो शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, बट इनिशियली जब आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं एंड इट गेट्स ईजियर फॉर यू. और ऐसा होता है कि इतने सारे लोग होते हैं जो हर साल MCAT के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है जो एक्चुअली अपने टेस्ट को क्लियर करता है और अपने ड्रीम मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंच सकता है. अब जाहिर सी बात है, इस फील्ड में सिर्फ वही लोग स्टेप इन करते हैं जो वाकई गट्स रखते हैं, जो वाकई पैशनेट होते हैं. मेहनत तो सब नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फ्रैक्शन सेलेक्ट होता है और बाकी लोग दे जस्ट गेट फिल्टर्ड आउट. वो सेलेक्ट क्यों नहीं होते? दिस इज़ बिकॉज उनसे अडेप्ट नहीं हो पाता. जितनी देर में वो चीज़ों को समझते हैं ना, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है. तो जितना जल्दी आप समझेंगे उतना आसान होता जाएगा आपके लिए. मुझे समझने में थोड़ी देर लगी थी, लेकिन आफ्टर आई गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम सपोज टू टेक थिंग्स, तो मेरे लिए फिर आसान होता गया एंड आई मैनेज टू सिक्योर माई एडमिशन. It's a very rocky road, of course. It comes with anxiety outbursts, it comes with sleepless nights, and of course it's not easy to deal with that. अच्छा, so now let's talk about a bunch of your queries. सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पढ़ना कैसे है. इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हाउ आर दे सपोज टू स्टडी. अच्छा, अब इसमें अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो इसमें आपने ना, आपके जितना भी सिलेबस है MCAT में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप छोड़ सकते हैं. करना आपने सब कुछ ही होता है. ये कोई मैट्रिक या FSC नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो और बाकी सब छोड़ दो तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. हाँ, एंड देयर इज़ अनदर थिंग एज वेल. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जनरल परसेप्शन ये होता है कि MCAT को क्लियर करने के लिए अकेडमी ज्वाइन करना इज़ अ मस्ट. कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हैं. अकॉर्डिंग टू मी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो गो फॉर सेल्फ स्टडी. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एडिशनल हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एन अकेडमी. बिकॉज MCAT वो वाला टाइम होता है जिसमें आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते. आई नो अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने सेल्फ स्टडी की एंड दे मैनेज टू सिक्योर बेटर मार्क्स देन मी. और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको लगा कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उन्होंने अकेडमी ज्वाइन कर ली. तो दैट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. और अकेडमी में भी इट्स एन ओपन चॉइस. आप स्टेप कर सकते हैं, स्टार्स कर सकते हैं, किप्स कर सकते हैं. कोई भी अकेडमी जो आपके स्केड्यूल को मैच करती है और उसके अलावा आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालती तो आप वो ज्वाइन कर लें. लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अकेडमी ज्वाइन करना ना करना आपके एडमिशन को डिटर्मिन नहीं करता. सिर्फ आपने ये सीखना है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू विल मैनेज टू क्रैक दिस टेस्ट. सो now let's move on towards a bunch of your queries. The first one is कि पढ़ना कैसे है. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता. यहाँ पर एक चीज़ जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है वो दोनों का स्मार्ट वर्क है. हार्ड वर्क तो सभी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो वाकई में ब्रिलियंट है वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क यूज़ करेगा. अब ऐसा होता है कि MCAT के अंदर कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते. टॉपिक्स तो सारे करने होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको डिवाइड कर लें. पहले अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उन टॉपिक्स में करें जिनकी यील्ड सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आप मूव करें उन टॉपिक्स के ऊपर जो इतनी यील्ड नहीं रखते.
अब फॉर इंस्टेंस एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? अगर तो वो स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना स्मार्ट नहीं है, तो वो बुक के पहले चैप्टर से उठा के पढ़ना शुरू कर देगा और बस उसको रट्टा मारना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप अकल रखते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स या उन चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट की बैकबोन बनाएंगे। जब आपकी अच्छी बैकबोन बन जाएगी, जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, उसके बाद ही आप स्लोली चीज़ें, आपको मज़ीद चीज़ें आप लर्न करेंगे और नई चीज़ें आपको ईजिली क्लिक करेंगी और आप उनको ईजिली एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो यू नीड टू गो फ्रॉम दोज टॉपिक्स जिनकी यील्ड सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन टॉपिक्स पर करें और उसके बाद ग्रेजुअली उन टॉपिक्स की तरफ मूव करें जिनकी यील्ड थोड़ी है, बिकॉज मैक्सिमम एनर्जी आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने में यूज़ होनी चाहिए। अब इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन सी बुक्स यूज़ करें। तो मैंने जो बुक्स यूज़ की थी मैं आपको वो बताऊँगी। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही माइनर सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर उसमें से 10 MCQs आए थे, इस साल 6 कर दिया उन्होंने। तो इफ़ आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने पूरा टाइम लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी। इसको तैयार करने में सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है आपके पास, आप इजीली इस पोर्शन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है, कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपने बस क्या करना है, जो टेस्ट आपके पास हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आप उनको सॉल्व करते जाएं। बिकॉज जो एक्चुअल टेस्ट में MCQs आते हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं। अगर विद इवन जनरल नॉलेज एंड कॉमन सेंस यू कैन ईजिली सॉल्व देम एंड सिक्योर फुल मार्क्स। तो लॉजिकल रीजनिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू इंग्लिश। इंग्लिश भी एक माइनर सब्जेक्ट है। अब तो MCQs भी रिड्यूस हो गए हैं, पहले ज़्यादा थे। तो अब ऐसा होता है कि इंग्लिश के लिए जब UHS पेपर कंडक्ट करवाया करती थी, तो जो इंग्लिश हुआ करता था सब्जेक्ट, वो बहुत ही डिसाइसिव होता था। आई रिमेंबर कि व्हेन इट वाज माय फर्स्ट डे इन स्टेप, आई वाज हैंडेड अ बुकलेट जिसमें 200 वर्ड्स थे वोकैबुलरी के, एंड आई वाज आस्क्ड टू क्रैम देम ऑल। तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज अब अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश को हैंडल करने का बेसिक तरीका ये है कि आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हैं, जो नाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको इनके रूल्स आने चाहिए। और उसके अलावा जो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, यू नॉट सपोज टू क्रैम दैम। बेसिक वोकैबुलरी होती है जो आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपकी नज़रों से वर्ड्स गुजरे होते हैं, बस उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके आपसे पूछना होता है। और उसके बाद इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए कोई ख़ास बुक नहीं, अगर आप जनरल आप किसी भी एकेडमी की नोट्स ले लें, या आपके पास ऑनलाइन इतने सारे फोरम्स होते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उनके ऊपर आप इनके रूल्स अवेलेबल होते हैं। वो रूल्स आप प्रिंट करवा लें, या अगर आपने कोई बुक लेनी है आप वो बुक ले लें, और उसके बाद आप उन रूल्स को अच्छी तरह समझें। उसको क्रैम नहीं करना, आपको रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पोर्शन जो है ना, वो भी खासा आसान है, इट्स ईजी टू डील विद। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए PTB स्टडी किया था। आई डिड नॉट स्टडी फेडरल या और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जनरल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आपस में, अगर आपको लिंक बनाना आता है, तो आप इजीली केमिस्ट्री को भी कर लेंगे। केमिस्ट्री में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो कन्वर्जन्स हो रही होती हैं, आपको उनके मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बनाएगा, किस तरह बन रही है, उसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहा है, ताकि अगर आपको पेपर में कोई अननोन चीज़ दी जाए तो आपको एटलीस्ट उसकी कन्वर्जन करनी आती हो, आपको लिंक बनाना आता हो। और जो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, उसकी जो अगर मैं आउट ऑफ 10 उसको रेट करूँ ना, तो द डिफ़िकल्टी लेवल वॉज अबाउट 7.5। तो ऐसा था कि अगर आपने बुक की थॉरो रीडिंग की हुई है और उसके बाद आपने चीज़ों को लिंक करना आप सीख गए हैं, तो आप इजीली उसको क्रैक कर लेंगे। टेस्ट मेरा बिल्कुल मुश्किल नहीं था केमिस्ट्री का, इट वाज लाइक गुड, इजी टू डील विद। सो लेट्स मूव टू बायोलॉजी नाउ। बायोलॉजी के लिए जो मैंने पढ़ा था, आई स्टडीड फेडरल एंड PTB, और कुछ हद तक KPK को भी कंसल्ट किया था मैंने। लेकिन जो मेरा टेस्ट था उसका 50% पोर्शन वॉज फ्रॉम फेडरल एंड 50% वॉज फ्रॉम PTB। तो आई वुड एडवाइज़ यू गाइस के इक्वल इंपॉर्टेंस दें दोनों बुक्स को, बिकॉज जो चीज़ें PTB में नहीं थी वो फेडरल में थी, और वो पेपर में एज इट इज़ बुक की स्टेटमेंट्स पूछी गई थी। जो बायोलॉजी होती है उसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना टेस्ट नहीं होता, वो मेजरली रट्टा ही होता है। लेकिन इसमें चीज़ आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो बुक की लाइन्स होती हैं, जो बुक की वर्डिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठी होती हैं। तो आपने इस टाइम के अंदर बुक को रट्टा मारने में टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने चीज़ों को, बुक की एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपने समझना है।
जो डायग्राम्स होती हैं उसकी जो लेबलिंग्स होती हैं, उसके अलावा जो डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हर चीज़ आपकी नज़रों से गुजरी होनी चाहिए। एक एक वर्ड जो आपने बुक में पढ़ा है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, ताकि आप दोबारा अगर आपकी नज़र पड़े उस वर्ड के ऊपर तो आपको इमीडिएटली क्लिक करे कि हाँ भाई मैंने फ़लाँ जगह पर ये चीज़ पढ़ी हुई है। ये टाइम आपने बायोलॉजी क्रैम करने में नहीं लगाना, बल्कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में लगाना है। बायोलॉजी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डील विद, बस आपने फेडरल को अच्छे से पढ़ना है और पीटीबी को अच्छे से पढ़ना है। केपीके को आई वुड नॉट एडवाइस यू गाइस टू स्टडी केपीके, बिकॉज केपीके और फेडरल ना काफ़ी हद तक एक जैसी है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो केपीके में एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, बट आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ योर टाइम। मेजरली आपको फोकस करना है सिर्फ पीटीबी पे और फेडरल पे, बिकॉज काफ़ी लोगों का पोर्शन जो है वो पीटीबी से भी ज़्यादा फेडरल से आया हुआ था, लेकिन मेरे पेपर के अंदर इट वॉज लाइक अ 50-50। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू फिज़िक्स। जो फिज़िक्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और वाकई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद। फ़िज़िक्स को हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी बुक होती है उसको आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। आपको पता हो कि लिखा क्या हुआ है। आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आता हो। उसके अलावा अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर लेक्चर्स को अच्छे से नोट करें, और अगर आपने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई तो जो वाईटी लेक्चर्स होते हैं वो भी इक्वली हेल्पफुल होते हैं। उनको अच्छे से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। यहाँ पे भी याद रखना है, मूव फ्रॉम दोज टॉपिक्स जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू दोज टॉपिक्स जो इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करते। बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप मज़ीद चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फ़िज़िक्स में द ओनली की टू सर्वाइवल इज़ टू प्रैक्टिस। फ़िज़िक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। या एंड अनदर थिंग कि मैंने फ़िज़िक्स के लिए जो एक वेबसाइट फॉलो की थी, उसका लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो बेसिकली ऐसा होता है कि जो इंडियन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नीट हो गया एंड डिफरेंट एग्ज़ाम्स, वो उनके ना MCQs की कलेक्शन होती है। तो आई रिमेंबर कि मेरे फिज़िक्स के पोर्शन में तकरीबन 5 से 6 MCQs थे जो उस वेबसाइट से बिल्कुल कॉपी पेस्ट होकर आए हुए थे। दे वर लाइक एग्जैक्टली द सेम ऑप्शंस एंड सेम स्टेटमेंट्स। तो वो लकीली मैं एक दफ़ा नज़र मार के गई थी तो वही क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आई मैनेज टू सॉल्व देम एज वेल। और इसके लिए आपको बस याद रखना है कि फ़िज़िक्स से परेशान नहीं होना। आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो रफ़ कैलकुलेशंस होती हैं, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका मेंटल मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। फ़िज़िक्स के लिए भी सिर्फ पीटीबी इज़ इनफ, और कोई किसी बोर्ड की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से तैयार करें, और फ़िज़िक्स में डिफ़िकल्टी होगी लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना। इन दी एंड इट ऑल गेट सॉर्टेड। अच्छा, सो अब अगर नोट्स की बात करते हैं, मैंने एक्सक्लूसिवली किप्स की नोट सीरीज़ फॉलो की थी। अब वो जो नोट सीरीज़ है ना, इट कम्स इन 2 सेट्स। एक कलेक्शन होती है उनकी प्रिपरेशन बुक्स की और एक कलेक्शन होती है प्रैक्टिस बुक्स की। दोनों आर इक्वली बेनिफिशियल, दे आर हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि मैंने सिर्फ वही यूज़ की थी और मेरे टेस्ट में जो MCQs थे वो काफ़ी मिलते जुलते थे उन क्वेश्चंस में से जो किप्स की सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। अच्छा, अब एक और बात होती है कि स्पेसिफिकली फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री चीज़ें ना स्कैटर्ड होती हैं। कोई चीज़ें आप अपने इंस्टीट्यूट से लर्न करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, कुछ नोट्स में लिखी हुई हैं, तो बहुत हैपहैज़र्ड होता है सारा कुछ। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप एक बड़ी सी शीट लें और उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जो हैक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, MCQs हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सर ने बताए हुए हैं या जो भी आपकी बुक में मेंशन्ड है, उसको आप एक जगह कलेक्ट कर लें, ताकि जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो या जब आप मॉक एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 6-7 बुक्स अपने सामने खोल के ना रखनी पड़े। आपके पास सब कुछ कंपाइल्ड फॉर्म में मौजूद हो और यू जस्ट हैव टू रिव्यू इट, और ताकि आपको सारा कुछ याद आ जाए कि हाँ भाई मेरी सारी चीज़ें कंपाइल्ड हैं, बस मैंने एक नज़र मारनी है, और वो एक नज़र मारने में आपको 1 घंटा लग जाएगा और इस तरह आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। और इसके बाद ये क्वेश्चन है कि हमारे MCQs बहुत गलत होते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। देखें, आप एक टोटली डिफरेंट वे ऑफ स्टडी से निकल कर एक टोटली डिफरेंट वे ऑफ स्टडी में निकलते हैं, तो डिफरेंस तो आएगा और आपको एडजस्ट करने में भी देर लगेगी। MCQs गलत होते हैं, कोई बात नहीं, मेरे भी बहुत होते थे। इवन के जो टॉपर्स हैं MCAT के, उनके भी होते होंगे। अब ऐसा होता है कि इसको डील करने के लिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज MCAT में क्रैमिंग से ज़्यादा, बुक की लाइंस याद होने से ज़्यादा आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए ना। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपके सामने अगर कोई सिनेरियो रखा जाए, कोई सिचुएशन रखी जाए, आप जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए द बेस्ट वे इज़ कि आप जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करें।
मेरी रूटीन ऐसे हुआ करती थी कि सुबह के टाइम जो स्टेप के टेस्ट होते थे मैं वो सॉल्व किया करती थी, घर वापस आकर जो किप्स के प्रैक्टिस सीरीज़ हैं वो सॉल्व करती थी। तो एंड पे एट द एंड ऑफ द डे एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे जो मेरे हाथ से गुजर चुके होते थे। और इस तरह होता था कि जब कोई आप उससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं तो इट इमीडिएटली क्लिक्स बैक इन योर ब्रेन कि हाँ भाई ये मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है एंड आई कैन सॉल्व दैट। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैंने इतने MCQs इस चैप्टर के सॉल्व किए, मैं जो भी आएगा आई विल टैकल इट वेल। और उसके बाद जो बात रह जाती है वो है एंग्जाइटी मैनेजमेंट। एंग्जाइटी जो है ना इट्स वेरी रियल, बिकॉज ये ना MCAT का फेज़ आपकी लाइफ का करियर डिसाइडिंग फेज़ होता है, इट्स वेरी क्रूशियल। तो मुझे भी बहुत एंग्जाइटी हुआ करती थी। यू गेट थॉट्स के यू नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड, यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट पुटिंग एनफ एफर्ट, तो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी। इट्स वेरी नेचुरल टू फील अफ्रेड, टू फील स्केयर्ड। लेकिन इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने अपने लिए दुआ करनी है, तहज्जुद में अपने लिए दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, रेगुलरली तिलावत किया करें। बिकॉज आई नो अ बंच ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि सुपर ब्रिलियंट थे बट फिर भी दे कुड नॉट सिक्योर देयर एडमिशन बिकॉज उनके टेस्ट के दौरान कुछ टेक्निकल एरर्स वगैरह हो गए थे। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका लक, आपकी किस्मत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो बस आपने क्या करना है कि नमाज़ पढ़ें, अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें और जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ऐसा होता है कि MCAT का ड्यूरेशन जो है ना इट्स अ वेरी रॉकी रोड, इट्स अ टफ कॉल फॉर एवरीबडी। लेकिन जैसे आप सब देख सकते हैं कि हमारे सीनियर्स निकल गए थे, अब हम आपके सीनियर्स, हम भी इससे निकल चुके हैं। तो आप फिक्र ना करें, इट्स डिफ़िकल्ट बट एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाता है, एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। आप भी सबसे निकल जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप इस तरह अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे होंगे। So if you guys have got any more queries, please feel free to ask in the comment section and please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.